जय हिंद। मेरा नाम है विभू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे। ये करंट अफेयर की क्लासेस उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकैट और एसएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो करंट अफेयर की क्लासेस रहती है, इसमें हम लोग जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं उसका सोर्स कौन कौन सा है, तो द हिंदू है, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ल्ड फोकस, द इंडियन एक्सप्रेस, सिविल सर्विसेज टाइम्स। ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं करंट अफेयर के, वहां का कंटेंट हम लोग आपके सामने रखते हैं। तो ये करंट अफेयर की जो क्लासेस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोग इसको कॉन्टिन्यूअस किए रखिएगा। अगली बात जो है, अगर आप लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हम लोगों को वहां पे फॉलो कर लीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम में हम लोगों को जाके ज्वाइन ग्रुप को हम लोगों के ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम के ग्रुप पे हम लोग ढेर सारे एमसीक्यूज भेजते रहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आप लोगों को मिलता है वहां पे। और अगर बात करें फेसबुक की, ट्विटर की और इंस्टाग्राम की, तो इन तीनों जगह पे हम लोग इन्फोग्राफ्स अपलोड करते हैं जो कि एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने आज की क्लास में। तो सबसे पहला करंट अफेयर जो है वो क्या है कि जीए श्रीनिवास मूर्ति जो हैं इनको डायरेक्टर बनाया गया है, इनको डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। तो ये किस जगह के डायरेक्टर बने हैं, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के ये डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, जीए श्रीनिवास मूर्ति जो हैं इनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है डायरेक्टर। किस चीज का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है जीए श्रीनिवास मूर्ति जी को। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें, एक सेकंड, अगर हम लोग बात करें डीआरडीएल की, तो ये डीआरडीओ का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें डीआरएलडी की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, तो ये डीआरडीओ जो है हमारे देश का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसी का एक विंग है, उसी की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा कुछ चीजें डीआरडीओ के बारे में, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, डीआरडीओ को हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे देश में 1958 में फॉर्म किया था। 1958 में इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ को 1958 में हमारी गवर्नमेंट ने बनाया था। अब इस डीआरडीओ का काम क्या रहता है, तो देखिए डीआरडीओ का काम यह रहता है कि डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी गैजेट्स हैं, चाहे वो एरोनॉटिकल गैजेट्स हो, ठीक है, एरोनॉटिक्स गैजेट हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो कोई, ठीक, या कॉम्बैक्ट व्हीकल हो, कोई कॉम्बैक्ट व्हीकल हो, या फिर कोई इंजीनियरिंग सिस्टम हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, ठीक है, एरोनॉटिक गैजेट्स हो, जैसे ड्रोन वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे ड्रोन वगैरह हो गए, ड्रोन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, वॉच हो गई, जीपीएस हो गया, ये सारी चीजें, या फिर कोई कॉम्बैक्ट व्हीकल हो, ऐसी व्हीकल जिससे वॉर वगैरह लड़ा जा सके, या फिर कोई नया इंजीनियरिंग सिस्टम हो, ये सारे चीजों को डीआरडीओ बनाती है हमारे आर्मी के लिए, ठीक है, ताकि हमारी आर्मी ज्यादा एडवांस हो जाए। तो डीआरडीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1958 में बनाई गई थी और इसका काम बस इतना है कि ये आर्मी को मॉडर्नाइज करते रहे नए नए गैजेट्स और नए नए टेक्निक्स के थ्रू, है ना। जैसे ड्रोन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक जीपीएस हो गया, कोई अच्छा, ठीक है, कोई अच्छी सैटेलाइट हो गई, कोई कॉम्बैक्ट व्हीकल हो गई, कोई इलेक्ट्रॉनिक या इंजीनियरिंग नया सिस्टम है, तो इन सारे चीजों के थ्रू हमारे आर्मी को मॉडर्नाइज करने का काम करती है डीआरडीओ। अच्छा, अब डीआरडीओ जो है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डीआरडीओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है और डीआरडीओ को 1958 में बनाया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। डीआरडीओ का सिंपल सा काम इतना है कि ये
रिसर्च करे और डेवलपमेंट करे इसका, हमारे आर्मी के लोगों को, हमारे आर्मी को मॉडर्नाइज करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करती है। एरोनॉटिक्स चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में, कॉम्बैट व्हीकल ये अच्छी अच्छी बनाती है, या कोई नया इंजीनियरिंग सिस्टम आता है तो उस पर ये काम करती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों को एक चीज और देखना है कि इसका फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को, है ना, 1 जनवरी को डीआरडीओ का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस साल 2022 को भी जनवरी में इसका फाउंडेशन डे मनाया गया था। तो इस बार 64th फाउंडेशन डे मनाया गया था। इस बार डीआरडीओ ने अपना 64th फाउंडेशन डे मनाया था, और डीआरडीओ हर साल 1 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे मनाती है। अब इसी डीआरडीओ की एक विंग है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी। ठीक है, इसी डीआरडीओ की एक विंग है जिसका नाम क्या है, डीआरडीएल। ये डीआरडीएल जो है इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है मिसाइल से रिलेटेड। ठीक है, इसका काम किस चीज से रिलेटेड रहता है, मिसाइल से रिलेटेड। तो जो डीआरडीएल है ये हमारे इंडियन आर्मी के लिए मिसाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनाती है और उनको टाइम टाइम पे अपडेट करती रहती है नए नए टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसी ये जो डीआरडीएल है, ठीक है, डीआरडीएल है, इसी डीआरडीएल को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, इनका ये विजन था कि इंडिया की डिफेंस फोर्सेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में। एपीजे अब्दुल कलाम का यही सपना था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में। तो यही डीआरडीएल जो है इसने इंडिया को बहुत सारी मिसाइल बना के दी है, जैसे पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, ये सारी जो मिसाइल है ये डीआरडीएल ने ही बना के इंडिया को दी है। तो डीआरडीएल हमारे देश में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे डिफेंस को ये स्ट्रॉन्ग करती है। और इसी डीआरडीएल के जो डायरेक्टर हैं वो किसको बनाया गया है, जीए श्रीनिवास मूर्ति जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला करंट अफेयर है वो ये है कि जगदीश कुमार जो थे, ठीक है, जगदीश कुमार जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, यानी जेएनयू, ठीक है, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे जिनका नाम है जगदीश कुमार, उनको क्या कर दिया गया है, इनको नया वाइस चांसलर बना दिया गया है। सॉरी, ये जो जगदीश कुमार वाइस चांसलर थे जेएनयू के, इनको जो है नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, कहां का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। ठीक है, जगदीश कुमार जो थे ये जेएनयू के वाइस चांसलर थे, वीसी थे, अब इनको चेयरमैन बना दिया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। हम लोग समझेंगे कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इससे रिलेटेड सारी चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों को एक नाम और याद रखना है कि अगर जगदीश कुमार जी को, ठीक है, अगर जगदीश कुमार जी को यूजीसी का चेयरमैन बना दिया गया, अगर जगदीश कुमार जी को यूजीसी का चेयरमैन बना दिया गया है, तो जगदीश कुमार जी की जगह कौन लिया है, तो जो जगदीश कुमार जी की जगह ली है उनका नाम है शांति श्री पंडित, शांति श्री पंडित। अब ये जो है शांति श्री पंडित जी, ठीक है, ये एक लेडी हैं, इन्होंने जेएनयू की नई वीसी की जगह ली है। शांति श्री पंडित जी का कहना है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है एकेडमिक्स के मामले में, बस यहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जिसके वजह से जेएनयू का नाम बहुत ज्यादा खराब होता है। पर एकेडमिक्स के मामले में अगर देखा जाए तो जेएनयू हमारे इंडिया की टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है ना। बहुत कम कोर्सेज है यहाँ पे, ग्रेजुएशन लेवल में लैंग्वेज वगैरह ही है, बहुत कम कोर्सेज हैं, लेकिन बहुत कम कोर्सेज होने के बावजूद भी ये इंडिया की रैंक 1 की यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी, 1 नंबर यूनिवर्सिटी है। पर जेएनयू का अगर हम लोग बाहर देखें, अगर एक कॉमन आदमी से आप पूछें कि जेएनयू के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो सिर्फ एक ही चीज बोलेगा कि देश विरोधी गतिविधियां जेएनयू में होती हैं, ठीक है, देशद्रोही लोग वहां पढ़ते हैं। ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना, देश की यूनिवर्सिटी है ऐसा नहीं। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि इनका प्रदर्शन करने का तरीका थोड़ा अलग है,
ये लोग अपनी बातों को अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं और वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जाने अनजाने में बच्चों से, जिसके वजह से उनका नाम खराब होता है ना। तो शांति श्री पंडित जो है ये एक राइट विंग की हैं, है ना, ये एक राइट विंग की हैं, ये थोड़ी राइटिस्ट हैं अपने विचारधारा में और सोच में। और जो जेएनयू है ये थोड़ा लेफ्टिस्ट माना जाता है कि ये लेफ्टिस्टों का गढ़ है ना। तो जेएनयू जो कि लेफ्टिस्टों का गढ़ माना जाता है या कहा जाता है, पता नहीं ऐसा क्या है क्या नहीं है, लेकिन शांति श्री पंडित जी जो है ये एक राइट विंग की हैं। ये जब वीसी का चार्ज ली थी तो इनका ये कहना था कि जेएनयू जो है तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी, रैंक 1 की यूनिवर्सिटी है, पर इसका जो नाम खराब हो रहा है हम उससे इसको बचाएंगे। जेएनयू का जो एक नाम खराब होता हुआ दिख रहा था अब हम उसको बचाएंगे। तो शांति श्री पंडित जी को नया वीसी अपॉइंट किया गया था जेएनयू का, जब जगदीश कुमार जी को क्या कर दिया गया, नया चेयरमैन बनाया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। अब देखिए, शांति श्री पंडित जी ने जब चार्ज लिया था तो इन्होंने सबसे पहले यही अनाउंस किया था कि जो जेएनयू की इमेज थोड़ी खराब हो रही है या जेएनयू के ऊपर थोड़ा धब्बा लग रहा है, हम उसको हटाएंगे, उसको अच्छे से करेंगे, है ना। राइट विंग की हैं भी, जब से ये जेएनयू में गई हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि जेएनयू का राइट विंग जो है थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक दो ऐसे भी स्टेटमेंट दे दिए थे जिसके वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में थी। इन्होंने फेमिनिज्म के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था कि ये वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म की बात करें तो सीता और द्रौपदी ही दो एग्जाम्पल हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने फेमिनिज्म को या वुमेन एम्पावरमेंट की प्रतीक हैं। तो ऐसे ये स्टेटमेंट दे के थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी आई थी। फिलहाल हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो ये जगदीश कुमार जी थे इनको बनाया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया चेयरमैन। अब हम लोग समझते हैं यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। देखिए, अगर बात करें हम लोग यूजीसी की तो यूजीसी का थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। इसका हम लोग एकदम जड़ से अगर इसको पढ़ना शुरू करें, इसकी थोड़ी हिस्ट्री खंगोले हम लोग, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, है क्या, आप लोगों को मालूम है कि जो अपना भारत देश है यहां पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया में। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 में खत्म किया गया और 1857 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन है, जो ब्रिटेन के राजा थे, जो ब्रिटिश क्राउन था या जो ब्रिटेन के राजा लोग रहते वही पूरे इंडिया पे रूल कर रहे थे। ठीक है, तो जिस टाइम इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, जिस टाइम इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी, है ना, उस टाइम यानी 1845 में एक कमीशन आता है। उस कमीशन का नाम रहता है वुड डिस्पैच। क्या नाम रहता है? वुड्स डिस्पैच। ये वुड्स डिस्पैच इंडिया में आता है ना, और ये कहता है, वुड डिस्पैच कहता है कि इंडिया में हम लोगों को यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। ये वुड डिस्पैच जब इंडिया में आता है तो ये एक सुझाव देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपको जो है यूनिवर्सिटी इंडिया में बनानी चाहिए। यूनिवर्सिटी बनाने से यहां के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ लिख के राजा बाबू बन जाएंगे, यानी क्लर्क बन जाएंगे, और क्लर्क जब ये बन जाएंगे तो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है या जो ब्रिटेन में लोग हैं वहां पे क्लर्क की नौकरी करेंगे। इनका सिर्फ इतना मकसद था कि वुड डिस्पैच के आने से यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो लोग थोड़ा पढ़े लिखे हो जाएंगे इंडिया में, और वो लोग क्या करेंगे, क्लर्क बन के ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करेंगे। तो 1845 में वुड डिस्पैच आया था। 1845 में क्या हुआ, वुड डिस्पैच आया, इसने बोला कि यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करते हैं। फिर 1845 के बाद अगर बात करें तो बात आती है सीधा 1925 की। ठीक है, 1925, देखिए 1845 का जो टाइम था इस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था इंडिया। फिर 1925 जब आता है तो इस टाइम ब्रिटिश का जो क्राउन है यानी जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया पे शासन कर रहा है, ब्रिटिश रूलर। तो 1925 में क्या होता है, एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया जाता है। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनता है। इस इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का काम क्या है कि जो 1845 में, ध्यान से समझिएगा, जो 1845 में यूनिवर्सिटी बनवाई गई थी 1845 के बाद, इन सारे यूनिवर्सिटी
को आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, ये सारी यूनिवर्सिटी आपस में कोऑर्डिनेट करें, है ना, ये लोग आपस में क्या करें, कोऑर्डिनेट करें और इंटर यूनिवर्सिटी कोऑपरेशन बढ़े, है ना, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज आपस में कोऑर्डिनेट करें एजुकेशन के मामले में, कल्चर को डेवलप करने के मामले में, स्पोर्ट्स इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स हो, इंटर यूनिवर्सिटी कल्चर हो, है ना, एजुकेशन का कंपटीशन बढ़े, स्पोर्ट्स इंक्रीज हो, कल्चर इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये सारा काम करने के लिए 1925 में एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया गया था। ये कहां से आया था, ब्रिटिश क्राउन के टाइम पे आया था। फिर 1925 के बाद, ध्यान से समझिएगा, 1925 के बाद 1945 में क्या हुआ, 1945 में एक यूजीसी कमेटी बनाई गई, यूजीसी कमेटी बनाई गई। 1945 में क्या होता है, एक यूजीसी कमेटी बनती है। इस यूजीसी कमेटी का काम यह रहता है कि जो भी देश में जो इंडियंस के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी इंडियन यूनिवर्सिटी है, इन सब के ऊपर एक देख रेख करना, इन सब को यह देखना कि लोग कायदे से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। तो 1945 में एक यूजीसी कमेटी बनाई गई थी, यह भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई। ठीक है, अंग्रेजी इनके पीछे थे। 1945 में एक कमेटी भी बनवाई गई, एएमयू, बीएचयू और डीयू में क्या हो रहा है, कैसे ये फंक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखने के लिए। तो 1945 में यूजीसी कमेटी बनाई गई। फिर अपना देश आजाद हो जाता है और बात आती है 1956 की। 1956 में क्या होता है, जब देश अपना आजाद हो जाता है तो 1956 में जो यूजीसी बना था इसको लीगल कर दिया जाता है। ठीक है, इसको लीगली बना दिया जाता है, यानी अब यूजीसी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है ना, और इसको लीगली करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट पास की, एक कानून पास की पार्लियामेंट से, है ना। क्या होता है, 1956 में यूजीसी को लीगलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट से और यूजीसी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया, है ना। अब इस यूजीसी का काम क्या होगा, ये सारी चीजें गवर्नमेंट बताई। जैसे इसका काम ये रहेगा, इसका रोल, यूजीसी का रोल ये रहेगा कि ये सारी यूनिवर्सिटीज को, इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज को फंड प्रोवाइड करेगा, है ना, इसको वो फंड प्रोवाइड करेगा। सारे यूनिवर्सिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन ये प्रोवाइड करेगा, कोऑर्डिनेशन देखेगा कि सारी यूनिवर्सिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि नहीं, है ना। उसके साथ साथ ये जो है सारे यूनिवर्सिटीज में एथिक्स को मेंटेन करने का काम करेगा। उसके बाद ये यूजीसी जो है, अगर देश में कोई नई यूनिवर्सिटीज बनती है तो उसको भी ग्रांट यही प्रोवाइड करता है ना। अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो कि काफी उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व है, जिसमें पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो रही है, वो चल नहीं पा रही है, तो उससे ग्रांट लेने का, यानी उसको फिर से बंद करने का भी राइट किसके पास है, यूजीसी के पास है। तो ये यूजीसी के कुछ फंक्शंस थे, रोल थे, जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किए थे। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि यूजीसी में कौन कौन रहते हैं और क्या काम रहते हैं। ठीक है, यूजीसी का कंपोजिशन क्या है, किसका क्या काम है, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपोजिशन के बारे में, यूजीसी में कौन कौन रहता है, किस तरीके से काम करती है। तो ये जो यूजीसी का कंपोजिशन है ना, इसमें 3 लोग रहते हैं। पहले हो जाते हैं चेयरमैन, ठीक है, पहले होते हैं चेयरमैन जो हेड है। दूसरे होते हैं वाइस चेयरमैन और तीसरे होते हैं 10 अदर्स मेंबर होते हैं। ठीक है, 10 अदर मेंबर्स होते हैं, वाइस चेयरमैन होता है और एक चेयरमैन रहता है। यूजीसी में बस इतने लोग ही रहते हैं जो काम करते हैं। पहला चेयरमैन है, दूसरा वाइस चेयरमैन है, तीसरा कुछ और 10 अलग मेंबर हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि इनका काम क्या क्या है। जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन जो भी बनेगा वो आदमी रहता है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है। पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए, सेंट्रल में या स्टेट में वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी यूजीसी का चेयरमैन बनेगा उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होगा। अब जो भी यूजीसी का चेयरमैन बनेगा वो 5 साल तक चेयरमैन रहेगा। कितने साल तक चेयरमैन रहेगा, 5 साल तक। या फिर
या तो वो 5 साल तक चेयरमैन रहेगा या फिर वो तब तक चेयरमैन रहेगा जब तक 65 ईयर्स की एज ना कंप्लीट कर ले। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। अगर मान लीजिए कि कोई 61 की एज में अपॉइंट हुआ, अगर कोई चेयरमैन अपॉइंट हुआ जिसकी एज 61 है, तो वो 61 से एज लेके 65 ईयर्स तक की एज यानी 4 साल वो यूजीसी का चेयरमैन रहेगा। 4 ईयर वो यूजीसी का चेयरमैन की तरह काम करेगा, फिर वो यूजीसी के चेयरमैन से हट जाएगा जब वो 65 की एज में पहुंच जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा है जो कि 40 की एज में अपॉइंट हुआ यूजीसी का चेयरमैन, तो वो 40 से लेके 5 साल यानी 45 ईयर्स तक वो यूजीसी का चेयरमैन रहेगा। यानी या तो 5 साल तक वो चेयरमैन रहेगा या फिर जब तक वो चेयरमैन रहेगा जब तक 65 ईयर्स की एज तक ना पहुंच जाए। तो ये थी बात चेयरमैन की। अब हम लोग आते हैं वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन जो बनते हैं, ठीक है, वाइस चेयरमैन जो रहते हैं ये जो है सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए बनते हैं। जो भी वाइस चेयरमैन अपॉइंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए रहता है, या वो जब तक 65 ईयर्स की एज तक न पहुंच जाए। यही वाला कॉन्सेप्ट वाइस चेयरमैन भी लगेगा जो अभी आगे समझाएं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन 10 अदर मेंबर्स के बारे में। देखिए ये 10 लोग कौन कौन होते हैं। तो ये जो 10 मेंबर होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, इनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड रहता है ये 3 साल का रहता है। ये 3 साल के लिए 10 मेंबर अपॉइंट होते हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। दूसरी चीज, इस 10 में से ध्यान सुनिएगा, ये जो 10 मेंबर अपॉइंट हुए हैं, इस 10 में से 2 मेंबर ऐसे होंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे। जो कि क्या होंगे? गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्यों हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इनका काम रहेगा रिप्रेजेंट करना गवर्नमेंट को यूजीसी में, ठीक है। 10 में से 2 ऐसे रहेंगे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहेंगे। फिर मिनिमम 4 ऐसे लोग रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 4 ऐसे लोग रहेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहेंगे, जो कि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स रहेंगे, ठीक। मिनिमम, ये मिनिमम 4 लोग हैं। मिनिमम 4 ऐसे लोग रहेंगे, ये हो सकता है 5 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, लेकिन मिनिमम 4 ऐसे लोग रहेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहेंगे। 2 हो गए वो लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसलिए हैं ताकि ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करें यूजीसी में। फिर उसके बाद 4 ऐसे लोग होते हैं, मिनिमम 4 ऐसे होते ही होते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों। और उसके बाद के जितने लोग बच रहे हैं, ये लोग कौन होते हैं? तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है किस चीज में? एग्रीकल्चर में, कॉमर्स के फील्ड में या फिर इंडस्ट्री के फील्ड में। ये 4 ऐसे होंगे जिनको एग्रीकल्चर, कॉमर्स या इंडस्ट्री के फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, वो लोग रहते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टर होंगे, लॉयर होंगे, ठीक है। किस चीज में? एजुकेशनल प्रोफेशनल में। यानी कुछ ऐसे डॉक्टर्स और लॉयर जो कि एजुकेशन फील्ड में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उनको लिया जाएगा। इसके बाद इसी 10 मेंबर में से कुछ ऐसे होंगे जो वाइस चांसलर होंगे किसी यूनिवर्सिटी के, जो वीसी रहेंगे किसी न किसी यूनिवर्सिटी के। इसके साथ साथ हो सकता है कि जो बचे हुए मेंबर हों वो उसमें से कोई वाइस चांसलर हो या कोई ऐसा आदमी हो। जरूरी नहीं है कि वाइस चांसलर ही हो, वाइस चांसलर भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझती है कि इसके पास बहुत ही ज्यादा एकेडमिक्स नॉलेज है। कोई ऐसा आदमी जिसके पास हाई एकेडमिक्स नॉलेज होती है, उसको भी गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर लेती है एज अ मेंबर ऑफ यूजीसी, ठीक है। एज अ मेंबर ऑफ यूजीसी उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। एक बार और यूजीसी को पढ़ लेते हैं। 1956 में यूजीसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया था, एक एक्ट पास करके पार्लियामेंट से, ठीक है। इस यूजीसी का रोल क्या होता है? यूनिवर्सिटीज को फंड देना, यूनिवर्सिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना और यूनिवर्सिटीज में एथिक्स को मेंटेन रखना। कोई नई यूनिवर्सिटी बन रही है तो उसको ग्रांट देने का, उसको परमिशन देने का भी काम इसी का रहता है। किसी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी को बंद कराने
के लिए भी क्या है, उसको भी यूजीसी ही देखेगी। उसके बाद यूजीसी 3 तरीके के लोगों से बनती है, एक होता है चेयरमैन, एक होता है अपना चेयरमैन, ठीक है, दूसरा होता है वाइस चेयरमैन और तीसरा 10 मेंबर्स होते हैं। इन सभी को एक साथ में बोल दिया जाता है यूजीसी। यूजीसी के काम धाम में यही लोग रहते हैं। जो चेयरमैन होता है ये कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए, ना ही तो स्टेट का ऑफिसर होना चाहिए, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होना चाहिए। वाइस चेयरमैन जो होता है इसकी 3 साल की सर्विस रहती है, इसकी 3 साल की सर्विस रहती है या 65 ईयर्स की एज, दोनों में से जो पहले हो जाए। चेयरमैन भी कौन होता है, चेयरमैन की भी जो टाइम पीरियड होता है इसको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है या फिर 65 ईयर्स की एज। ये जो 10 अदर मेंबर्स रहते हैं इसमें से जो है 2 मेंबर जो होंगे वो गवर्नमेंट के आदमी होंगे, सरकार के आदमी होंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स और फॉरेस्ट्री में जाने माने फेस होंगे, जाने माने चेहरे होंगे। और इन लोगों के अलावा कुछ इंजीनियर्स, डॉक्टर और लॉयर्स को भी रखा जाता है यूजीसी में। और इसके अलावा कुछ ऐसे मेंबर्स भी होंगे जो किसी यूनिवर्सिटी के वीसी हैं या फिर कोई ऐसा आदमी होगा जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझती है कि इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा हाई है, उसको बनाया जा सकता है। तो ये कुछ था यूजीसी के बारे में। अब हम चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। अगला करंट अफेयर क्या है, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है ये एग्जाम में पूछ ले। जो अगला करंट अफेयर है बहुत सिंपल है कि विनीत जोशी जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, ये देख लीजिए इनकी फोटो ये है, ये एक आईएएस ऑफिसर है। इनको जो है नया चेयरमैन बनाया गया है, इनको नया चेयरमैन बनाया गया है सीबीएसई का, ठीक है। तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सीबीएसई के जो नए चेयरमैन है उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है विनीत जोशी। विनीत जोशी की फोटो ये सामने लगी है, आप लोग देख लीजिए। विनीत जोशी जो है ये एक आईएएस ऑफिसर है और इनको जो है चेयरमैन बना दिया गया है सीबीएसई का। आई होप आपको ये करंट अफेयर की क्लास समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी करंट अफेयर इजी लैंग्वेज में पढ़ें और समझें। और साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी या अगर आपका कोई सजेशन हो तो। थैंक यू, जय हिंद।